गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये हमारा यूरोपियों का आगमन जो हुआ था उसका पार्ट सेकंड है। तो कल हमने जो है पुर्तगाली और डच कंपनियों के बारे में जान लिया था। अगर क्रम से हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे वास्को डी गामा 1498 में। उसके बाद हमारा डच 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन भारत आया था। उसके बाद हमारे जो आए थे वो आए थे ब्रिटिश हमारे सन 1600 में। उसके बाद हमारे आए थे डेनिस सन 1616 में। उसके बाद फ्रांसीसी 1664 में। और उसके बाद लास्ट में हमारे 1731 में स्वीडिश आए थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1579 में 1579 में फ्रांसिस ड्रेक नाम का एक ब्रिटिश नागरिक था। क्या था? फ्रांसिस ड्रेक नाम का एक ब्रिटिश नागरिक था। उसने क्या किया, जब पुर्तगाली यहाँ भारत से जो है सामान भेजते थे तो कहाँ भेजते थे? पुर्तगाल भेजते थे। भारत से सामान कच्चा माल भेजते थे पुर्तगाल। अब वो पुर्तगाल जाता हुआ जहाज़ पुर्तगाल पहुँचने से पहले ही एक ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लूट लिया, जिसका नाम क्या था? फ्रांसिस ड्रेक था। फ्रांसिस ड्रेक ने जब इसे लूट लिया 1579 में, तो उसको क्या हुआ, लिस्बन जाते हुए, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। तो लिस्बन जाते जहाज़ को लूट लिया। अब भैया जब लिस्बन जाते जहाज़ को लूट लिया तो उसको उसमें क्या मिला? भारत के जो संसाधन थे, ठीक है, जो रिसोर्सेज थे उनके बारे में इसको जानकारी मिली कि भारत में कैसे कैसे मसाले पाए जाते हैं और कैसी कैसी जो है हमारी कॉटन वगैरह जो भी रेशम वगैरह पैदा होता था उन सब के बारे में जानकारी मिली। दूसरा, उन्हें जो है भारत का नक्शा भी वहीं मिल गया। अब जब भारत का नक्शा इनको मिल गया तो सितंबर 1599 में इन्होंने क्या किया, जब भारत के संसाधनों के बारे में जाने, उन्हें पता चला कि इतना ज़्यादा जो लाभदायक व्यापार है यहाँ का, तो उन्होंने 1599 में भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी खोलने का विचार विमर्श प्रारंभ किया। उसके बाद 31 दिसंबर सन 1600 को 1599 में प्रारंभ किया था और 99 से 1600 तक तुम्हारा जो है डिस्कशन चला। 31 दिसंबर सन 1600 यानी लास्ट डे 1600 का जो था, उस दिन क्या हुआ, एलिजाबेथ प्रथम उस समय जो है वहाँ की महारानी थी, उन्होंने एक चार्टर के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया और बनाकर उसको क्या किया, भारत सहित पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। ठीक है, प्रारंभ में महारानी ने 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार दिया। ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार दिया। यहाँ पर मोनोपोली होना चाहिए था, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन से और कोई भी कंपनी जो है भारत और ईस्ट इंडीज़ देशों के साथ में व्यापार करने नहीं आएगी। और कहा कि ये 15 सालों के लिए हम तुमको अधिकार दे रहे हैं, लेकिन इस अधिकार को हम जब चाहें तो समाप्त कर सकते हैं 2 वर्ष की पूर्व सूचना पर। यानी 2 साल पहले हम तुमको बता देंगे कि हम तुम्हारा जो है ये व्यापारिक एकाधिकार था इसको समाप्त करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, तुम्हारा ये जो एकाधिकार है इसको हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, किसने कहा था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अपने चार्टर एक्ट में। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के कैसे संबंध थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन की जो सरकार वहाँ की थी उसके साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कैसे संबंध रहे। तो जब सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए जो है व्यापार की अनुमति दी थी और 2 साल पूर्व सूचना पे जो एकाधिकार समाप्त करने के प्रोविज़न रखा था, उसको सन 1609 में, कब? 1600 में दिया गया था। उसके बाद 9 साल बाद ही सन 1609 में क्या किया, जब राजा बने हमारे कौन, राजा जो बने जेम्स प्रथम, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने क्या किया, जो प्रथम फरमान था 15 साल वाला, उसको क्या कर दिया, उसको स्थायी कर दिया, यानी वो हमेशा के लिए बना रहेगा। ठीक है, 15 सालों की सीमा ख़त्म हो गई और 2 वर्षों की सीमा जो कहा था कि 2 वर्षों की पूर्व सूचना पे जो है हम बता देंगे कि जब हमको समाप्त करना होगा, तो उन्होंने कह दिया 3 वर्षों की पूर्व सूचना पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया जा सकता था। ठीक है, उसके बाद 1661 में ब्रिटिश सम्राट कौन बना? चार्ल्स द्वितीय बने। देखो, सन 1600 में एलिजाबेथ थी, 1609 में तुम्हारे जेम्स प्रथम थे, उसके बाद 1661 में कौन बने? चार्ल्स द्वितीय। अब चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन के राजा हैं। अब भैया कंडीशन जो है ब्रिटेन की ख़राब हो रही है। जब ब्रिटेन की कंडीशन ख़राब हुई, ब्रिटेन की जो आर्थिक कंडीशन थी वो जब ख़राब हुई, तो कंपनी ने क्या किया, 1,70,000 पाउंड 1,70,000 पाउंड क्या किए, सम्राट को भेंट किए। सम्राट को जब भेंट किए तो सम्राट से भी कुछ चाहते थे, इसीलिए तो भैया पैसा ऐसे कोई कंपनी तो देगी नहीं। तो सम्राट ने उनको क्या किया, सम्राट ने वहाँ पर भारत में उनको व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने, युद्ध करने एवं संधि करने का अधिकार
दे दिया, भैया जाओ युद्ध करो, संधि करो, कोठी बनाओ, कुछ भी करो, जो है 1,70,000 पाउंड आखिर दिए थे वो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 1688 में, अब 61 के बाद में आ गया 1688। 1688 में इंग्लैंड में क्या हुआ था, संसदीय क्रांति हुई थी, पार्लियामेंट्री रिवॉल्यूशन हुआ था। संसदीय क्रांति जब हुई 1688 में, जब संसदीय क्रांति हुई तो क्या हुआ, वहाँ पर संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। पहले राजा सब कुछ होते थे, उसके बाद क्या हुआ, संसद अब सर्वोच्च हो गई और संसद में लोग आते थे चुन के। तो जब संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई तो चुनाव हुआ और चुनाव में व्हिग पार्टी की सरकार जो है जीत के आ गई। अब व्हिग पार्टी ये नहीं चाहती थी कि भारत समेत जो पूर्वी देशों का व्यापार है उस पर किसी एक कंपनी का एकाधिकार हो, तो उसने क्या किया, उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी अन्य कंपनी व्यापार करने की अनुमति दे दी, कहा कि ब्रिटेन से कोई भी कंपनी जो है अब जाके भारत के साथ व्यापार कर सकती है। जब ऐसा फरमान जारी किया तो इससे क्या हुआ कि इसी क्रम में एक नई कंपनी जिसका नाम था क्या, न्यू इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी बन गई, न्यू इंडिया कंपनी जो है बन के तैयार हो गई। न्यू इंडिया कंपनी बन गई, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एकाधिकार का जो संघर्ष था वो जारी रहा। न्यू इंडिया कंपनी भारत में व्यापार अपना जमा नहीं पाई। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1694 में। अब भैया बात थी 1688 की संसदीय क्रांति वाली, उसके बाद 1694 में हाउस ऑफ कॉमन्स ने आदेश दिया कि जब तक ब्रिटिश की सरकार की कोई आदेश जारी नहीं करती, यानी जब तक ब्रिटेन की सरकार कोई आदेश जारी नहीं करती है, तब तक ब्रिटेन का सभी नागरिक, यानी ब्रिटेन का कोई भी नागरिक जो है भारत के साथ जाके व्यापार कर सकता है। ठीक है, 88 के बाद 94 में अपनी बात को और सुदृढ़ किया। पहले तो कहा था कि कोई भी कंपनी व्यापार कर सकती है, उसके बाद कहा कि कोई भी नागरिक भारत जाके व्यापार कर सकता है। ठीक, उसके बाद 1708 में इन दोनों कंपनियों को मिलाकर, एक्चुअली हुआ ऐसा कि जो न्यू इंडिया कंपनी थी, अच्छा यहाँ पर एक लाइन मिस हो गई है, तो जब संसदीय क्रांति हुई तो उसके बाद में क्या हुआ, तुम्हारा 1701 में क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट था ब्रिटेन का पार्लियामेंट था, उसने क्या किया, भारत के साथ व्यापार को, यानी ईस्ट इंडिया के व्यापार को नीलाम करने की घोषणा कर दी। उसमें न्यू इंडिया कंपनी ने क्या किया, न्यू इंडिया कंपनी ने 20 लाख पाउंड में, कितने में, 20 लाख पाउंड में क्या किया, खरीद लिया। किसको, ईस्ट इंडिया के व्यापार को। ईस्ट इंडिया ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार को किसने खरीद लिया, न्यू इंडिया कंपनी ने। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो विरोध करेगी भैया, वो इतने दिनों से व्यापार जमा पाई थी, तो इससे क्या हुआ, विरोध को देखते हुए और साथ ही जो न्यू इंडिया कंपनी नई कंपनी भाई भारत में व्यापार करने आती तो उसको तकलीफें झेलनी पड़ती, तो उसने क्या किया, ब्रिटिश के साथ में समझौता कर लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में न्यू इंडिया कंपनी ने समझौता कर लिया, दोनों ब्रिटेन की कंपनियाँ थी। ठीक है, दोनों ने समझौता करके एक नई कंपनी 1708 में बना दी। और 1708 में जो कंपनी बनाई उसका नाम क्या रखा, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ द गवर्नर ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। ठीक है, 1833 तक ये नाम चलता रहा, जो यूनाइटेड नेशन ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ गवर्नर ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। उसके बाद 1833 में इसका नाम बदलकर फिर से क्या कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। ठीक है, तो 1698 में क्या हुआ था, 1698 में 1698 में क्या हुआ था, 1698 में भैया जब नीलामी हो गई, 1698 में क्या किया, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट था उसने नीलामी कर दी, किसकी, पूर्वी देशों के साथ व्यापार की, यानी भारत और इधर जो चाइना, इन सब के देशों के साथ व्यापार की क्या कर दी, नीलामी कर दी। और नीलामी में भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद नहीं पाई, और ख़रीद किसने लिया, जो हमारी नई कंपनी बनी थी। कौन सी कंपनी बनी थी, अभी आपको दिखाए थे, न्यू इंडिया कंपनी जो हमारी बनी थी, ये आपको दिख रही है यहाँ पर, जो न्यू इंडिया कंपनी हमारी बनी थी, इस न्यू इंडिया कंपनी ने क्या किया, 20 लाख पाउंड में क्या किया, भारत के साथ व्यापार को खरीद लिया। अब भारत के साथ व्यापार को जब इसने खरीद लिया तो 1708 ईस्वी में भैया, तब तक फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एकाधिकार के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन न्यू इंडिया कंपनी ने जब इतना पैसा लगाया है तो उसने क्या किया, दो चीज़ें थी। पहला तो भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध के बाद में भारत में व्यापार करना उसके लिए आसान नहीं था, और दूसरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बहुत पहले से व्यापार कर रही थी, तो उसके अनुभव का लाभ भी न्यू इंडिया कंपनी उठाना चाहती थी। उसने क्या किया, दोनों ने समझौता करके 1708 में, 1698 में हुआ था, 1708 में 10 सालों बाद क्या किया, नई कंपनी बना दी, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स फॉर द गवर्नर ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। ठीक, उसके बाद 1833 तक यही नाम चलता रहा। 1833 के बाद फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम इसका पड़ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
कंपनी का मुग़ल बादशाह के साथ में कैसा संबंध था। अच्छा, मुग़ल बादशाह के साथ संबंध अगर देखोगे तो कंपनी ने सबसे पहले 1608 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1608 में विलियम हॉकिंस को भेजा था। किसको? विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस मुग़ल दरबार में गया। मुग़ल दरबार उस समय मुग़ल शासक 1608 में कौन था? जहांगीर था। ये खूब पूछा जाता है कि विलियम हॉकिंस किसके दरबार में गया था? जहांगीर के दरबार में गया था। ठीक है, तो जहांगीर ने हालांकि उसका स्वागत किया। ठीक है, गुजरात में उसको 400 का मनसबदार बना दिया। ठीक, मतलब पहले जो प्रमुख, मतलब ये उसके सेना में और जो उसके अधिकारी होते थे उनको मनसबदारी दी जाती थी, तो उसको क्या किया? 400 का मनसबदार बना दिया गुजरात में जहांगीर ने। लेकिन भैया जो पुर्तगाल के व्यापारी थे और जो सूरत के व्यापारी थे, ठीक है, वो बड़ा विरोध कर रहे थे। जो ये हॉकिंस गया किस लिए था? कि इसने कहा था कि सूरत में जो है हमको व्यापारी कोठी खोलनी है। अभी सूरत में व्यापारी कोठी खोलनी थी गुजरात में, तो भैया जब सूरत के व्यापारी विरोध कर रहे थे, पुर्तगाली विरोध कर रहे थे, जो है जहांगीर ने फिर अनुमति नहीं दी। जब जहांगीर ने अनुमति नहीं दी, ठीक है, तो इसने क्या किया? 1611 में एक अस्थाई कोठी ने, जैसे लग रहा था कि ब्रिटिश वालों ने कसम खा ली थी कि हमें खोलना तो सूरत में ही है, तो उन्होंने क्या किया? 1611 में अस्थाई कोठी यानी टेम्परेरी कोठी एक खोल दी। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, पहली कोठी कहाँ खोल दी? मसूलीपट्टनम में, लेकिन वो कैसी थी? अस्थाई थी, स्थाई नहीं थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया? विजयपुर के शासक से क्या किया? मसूलीपट्टनम में अनुमति लेकर मसूलीपट्टनम में अपनी कोठी खोल दी 1611 में। 1611 में ही एक अंग्रेज़ था जिसका नाम था मिडल्टन। अब मिडल्टन के नेतृत्व में इनने क्या किया? कुछ पुर्तगाली जहाज़ों को पराजित कर दिया। जब पुर्तगालियों को पराजित किया तो इससे क्या हुआ? पुर्तगालियों के पराजित होने से जहांगीर को बड़ा मज़ा आ गया। जब जहांगीर बड़ा खुश हो गया तो उसने कहा कि ऐसा करो भैया, पुर्तगाली मना कर रहे थे, तुम पुर्तगालियों को ही हरा दिए, तो ऐसा करो तुम जो है सूरत में कोठी खोल ही लो। अब सूरत में कोठी खोलने की जैसे अनुमति मिली, उन्होंने क्या किया? 1613 में पहली स्थायी कोठी जो है कहाँ खोली? सूरत में। ध्यान रखना, ब्रिटिश की पहली अस्थायी कोठी मसूलीपट्टनम 1611 और सूरत में जो है 1613 में पहली स्थायी कोठी जो है ब्रिटिश ने खोली थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में। ठीक है, डचों ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोली थी? इसने भी खोली थी कहाँ? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोली है? इसने भी खोली है मसूलीपट्टनम में, लेकिन वो अस्थायी थी। सूरत में दूसरी जो खोली वो स्थायी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब सूरत में इनने 1613 में खोल ली, उसके बाद भैया 20 साल बाद 33 में उड़ीसा में कोठी खोली। ठीक, उसके बाद 1639 में, 33 के बाद 39 में क्या किया? चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर इन्होंने, यानी मद्रास को क्या किया? लीज पे ले लिया। लीज पे लिया, वहाँ पर एक व्यापारिक कोठी खोली जिसका नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम रखा? मद्रास में जो कोठी खोली उसका नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज खोला। उसके बाद इन्होंने क्या किया? फोर्ट सेंट जॉर्ज जब खोल लिया, उसके बाद अगले ही साल, इन्होंने पहले लीज पे लिया था, उसके अगले साल क्या किया? इन्होंने कब्जा कर लिया मद्रास पर। ठीक, मद्रास को लिया था पट्टे पर यानी लीज पर, और उसके बाद अगले साल 1640 में क्या किया? मद्रास पर कब्जा कर लिया। 1651 में इन्होंने क्या किया? हुगली में व्यापारिक कोठी खोली। बंगाल में हुगली में व्यापारिक कोठी खोली, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी साल जो है 1651 में ही 3000 रुपये वार्षिक टैक्स पर बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति ले ली। भैया इतनी छूटें ले के व्यापार को अपने तेज़ी से बढ़ा रहे थे। 1651 में इन्होंने क्या किया? बंगाल में हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी खोली, और हुगली में व्यापारिक कोठी खोलने के बाद इन्होंने क्या किया? कहा कि मुगलों से कहा कि भैया 3000 रुपये साल में तुमको हम देंगे, अब तुम हमसे टैक्स मांगने मत आना, हम व्यापार करेंगे खूब बंगाल में। ठीक, उसके बाद क्या किया इन्होंने? उसके बाद भैया 1688 में बम्बई में व्यापारिक कोठी खोली। 68 में, 1651 में हुगली, 1668 में बम्बई में खोल दी। 1686 में ब्रिटिश ने हुगली को लूट लिया। अरे दादा, भैया 51 में कोठी खोले थे। ठीक, 3000 रुपये वार्षिक टैक्स जो है दे रहे थे, उसके बदले जो है कहा था कि अब टैक्स मत मांगना, मुफ्त व्यापार करने दो हमको। और 86 में क्या किया? 51 के बाद सीधे 86 में क्या किया? लूट लिया हुगली को। अब हुगली को लूट लिया, उस समय शासक जो था, मुगल शासक औरंगजेब था। और औरंगजेब जो है पावरफुल शासक था भाई। औरंगजेब जब पावरफुल शासक था, उसने क्या किया? ब्रिटिश को अपनी जितनी उसके क्षेत्र में कोठियाँ थी सबसे भगा दिया, निकलो बस सालों, तुम लोग यहाँ लूट घसूट मचाने आए हो हमारे यहाँ। तो भैया जब औरंगजेब ने लतेड़ के भगाया ब्रिटिशर्स को, सारी कोठियों से बाहर कर दिया, तब भैया क्या किया? अंग्रेज़ भैया गिड़गिड़ाने लगे, हाथ पांव जोड़ने लगे औरंगजेब के। जब अंग्रेज़ हाथ पांव जोड़ने लगे तो औरंगजेब जो है, वैसे तो बड़ा सख्त लड़का था,
लेकिन यहाँ वो पिघल गया। कहा कि यहाँ मिल रहे थे क्या, 1.5 लाख रुपए हर्जाने के रूप में। जब 1.5 लाख रुपए हर्जाने के रूप में भैया मिल गए औरंगजेब को, तो इनने कहा अच्छा ठीक है चलो अपनी अपनी कंपनियों में बैठ जाओ, लेकिन दोबारा ये सब नौटंकी नहीं मिलनी चाहिए हमको। भैया चलो भाई दोबारा पहुँच गए अपनी कंपनियों पर, सब अपनी फैक्ट्रियों पर पहुँच गए दोबारा अंग्रेज भी राह देख रहे थे भैया औरंगजेब हटेगा, शासक वासक कमज़ोर बनेंगे तब मारा जाएगा, दाम अभी जो है हाथ पांव जोड़ लो। 1698 में क्या हुआ, 12,000 रुपये किराया देकर, कितना, 12,000 रुपये किराया देकर सूतानती, कोलिकाता और गोविंदपुर नाम के 3 गांव, कौन कौन से, सूतानती, कोलिकाता और गोविंदपुर नाम के 3 गांव इन्होंने क्या किया, किराए पर ले लिए। 12,000 रुपये किराए पर ले लिए, 12,000 रुपये साल का किराया, लो भैया सूतानती, कोलिकाता, गोविंदपुर 3 गांव हमको दे दो। अब इन तीनों गांवों को मिलाकर इन्होंने क्या किया, कलकत्ता नगर की नींव रख दी, जिसका जो आर्किटेक्ट था यानी वास्तुकार जो था वो कौन था, जॉब चारनाक था। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है तो ध्यान रखिएगा इसका, जो कलकत्ता का वास्तुकार था वो कौन था, जॉब चारनाक था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर, अब भैया औरंगजेब जब हटे तो जो मुगल बादशाह आने शुरू हुए वो थे कमज़ोर, तो 1717 में क्या हुआ, मुगल बादशाह कौन बना, फर्रुखसियर बना। फर्रुखसियर ने क्या किया, एक फरमान जारी कर दिया, एक फरमान जारी कर दिया। इस फरमान को क्या कहा जाता है, 1717 का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा, मैग्ना कार्टा क्या होता है, ब्रिटेन में जब संसदीय क्रांति हुई थी उस टाइम पर क्या हुआ था, ब्रिटेन वालों ने अपने नागरिकों को एकदम भर भर के अधिकार दिए, भर भर के अधिकार दिए। जब भर भर के अधिकार दिए तो इन अधिकारों के इतने ज़्यादा अधिकार मिलने के कारण उसको कहा जाता था मैग्ना कार्टा। इसीलिए कई जगह आप पढ़ते हैं किसी को, जैसे भारत के संविधान में मूल अधिकार को क्या कहा जाता है, यानी भाग 3 को क्या कहा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, बहुत सारे अधिकार जो है ब्रिटिश कंपनी को दे दिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। किसने, फर्रुखसियर ने। कब, 1717 में। तो इसे क्या कहा गया, 1717 का मैग्ना कार्टा कहा गया। इस मैग्ना कार्टा में निम्न अधिकार थे भैया, क्या क्या अधिकार मिले। पहला तो जो बंगाल वाला था वो पूरा पूरा, पहले था सिर्फ हुगली में, हुगली के क्षेत्र में जो है वो व्यापार करेंगे, हुगली के क्षेत्र में व्यापार के बदले 3,000 वार्षिक किराया देना था। अब इन्होंने संपूर्ण बंगाल में निःशुल्क व्यापार की अनुमति कितने, उतने पैसे में 3,000 में कर ली। दूसरी बात, फोर्ट विलियम, जो फोर्ट विलियम किला मद्रास में बनाया था उसके आसपास ज़मीन खरीदने का अधिकार इनको मिल गया। ठीक, 10,000 रुपये वार्षिक किराए के बदले सूरत में निःशुल्क व्यापार मिल गया, यानी पूरे सूरत में क्या करेंगे, 10,000 रुपये साल का किराया देंगे और पूरे सूरत में निःशुल्क व्यापार करेंगे। इसके अलावा बम्बई के टकसाल, बम्बई में टकसाल से क्या करते थे, अपने सिक्के जारी करते थे जो कि बम्बई भर में चलते थे। तो इन्होंने क्या किया, मुगल बादशाह, क्योंकि मुगल बादशाह उसमें बड़े क्षेत्र के राजा थे, तो मुगल बादशाह से क्या कहा कि ऐसा है, हम जो बम्बई में टकसाल के सिक्के चला रहे हैं पूरे देश में वो चलने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अनुमति ले ली कि बम्बई में टकसाल से जारी सिक्के पूरे भारत में प्रचलित होंगे। इस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शासकों से विभिन्न प्रकार की रियायतों को पाकर भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली और अपने यूरोपीय प्रतिनिधियों को पराजित करने के बाद धीरे धीरे भारतीय सत्ता पर भी अधिकार स्थापित कर लिया। प्रतिनिधियों नहीं, यहाँ पर प्रतिद्वंदियों, ठीक ना। यूरोपीय प्रतिद्वंदी जो इनके थे, जैसे फ्रांसीसी और डच इनके प्रतिद्वंदी के तौर पर जो है सामने आए थे। तो डच को तो आप सुन चुके हैं, पहले बेदारा के युद्ध में कब फाइनली हराया था, 1759 में। 1759 में क्या हुआ था, बेदारा का युद्ध। किसका, बेदारा का युद्ध। अंग्रेजों ने डचों को कब हराया था, फाइनली बेदारा के युद्ध में 1759 में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फ्रांसीसी की। फ्रांसीसी कंपनी जो थी, ये जितनी भी कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां भारत आई थी उनमें एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो क्या थी, पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, यानी इसको जो है प्राइवेट व्यक्तियों ने नहीं बनाया था, सरकारी कंपनी थी। फ्रांसीसी सम्राट जो था लुई 14वां। अब फ्रांस में सम्राटों के नाम आप ऐसे सुनेंगे, लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 16वां, मतलब उनके यहाँ नामों की जो है गिनती कम थी, बस आगे अपनी गिनती बढ़ाते चले जाते थे, नाम वही रखते थे। तो लुई 14वां जो था, उनके दरबार में एक तो मंत्री था, उस मंत्री का नाम था कोलबर्टवा। कोलबर्ट ने क्या किया, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। अब 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जब इनने स्थापना की तो यह कंपनी पूरी तरह सरकार नियंत्रित थी, बता चुके हैं। सरकार की आर्थिक सहायता से ही व्यापार करना था, इसको सरकारी पैसे से चल रहा था ये पूरा। इस कंपनी को फ्रांसीसी सरकार के द्वारा भारत सहित पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, राजनीतिक सत्ता स्थापित करने और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने की छूट मिल गई। ठीक,
भैया सरकार ने कहा कि जाओ भैया भारत में व्यापार करो जाके, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करो जाके, ये सब करो जाके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर क्या हुआ, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक कोठियाँ। तो सबसे पहली कोठी कहाँ खुली थी, सबसे पहली कोठी कहाँ खुली भैया, पहली कोठी खुली सूरत में 1668 में सूरत में। अच्छा, अब अगर बात करें हम लोग, सबसे पहले जो आए थे वो आए थे पुर्तगाली। ठीक, पुर्तगालियों की पहली कोठी कहाँ खुली थी, कोचीन में। ठीक, पुर्तगालियों की पहली कोठी खुली कोचीन में। उसके बाद जो हमारे फेमस में आए वो आए हमारे डच। डच की पहली फैक्ट्री कहाँ खुली थी, पहली फैक्ट्री इन्होंने खोली थी अपनी कहाँ, मसूलीपट्टनम में। ठीक, उसके बाद आए हमारे कौन से, ब्रिटिश। ब्रिटिश की जो हमारी पहली फैक्ट्री खुली वो खुली थी मसूलीपट्टनम में, लेकिन वो अस्थायी थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सूरत में पहली स्थायी कोठी खोली। उसके बाद हमारे कौन आए, उसके बाद हमारे आए फ्रांसीसी, और फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, सूरत में ही। ठीक, तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ मसूलीपट्टनम है, यहाँ भी मसूलीपट्टनम, यहाँ सूरत है, यहाँ भी सूरत है। ठीक, और पुर्तगालियों ने कोचीन में खोली थी। ठीक, तो फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, सूरत में 1668 में। 64 में कंपनी बनी थी, 4 साल बाद इन्होंने आके भैया पहली फैक्ट्री अपने डाल दी सूरत में आके। अगले साल ही इन्होंने क्या किया, मसूलीपट्टनम में भी खोल ली। ठीक, उसके बाद 74 में इन्होंने पांडिचेरी में खोला, 90-92 में चंद्रनगर, 1721 में मॉरिशस में इन्होंने कोठी खोली, 1724 में माही में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं जब, तो कंपनी के उद्देश्यों को 2 भागों में बांटकर देखा जाता है। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके उद्देश्यों को हम 2 भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहले चरण में यानी 1664 में जब ये बने थे, तब से लेकर 1742 तक, 1742 तक। ठीक है, क्या था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला उद्देश्य सिर्फ व्यापार करके अधिक से अधिक पैसा कमाना था, अधिक से अधिक लाभ कमाना था। ठीक, द्वितीय चरण में 1742 के बाद 1763 तक जो है इनका उद्देश्य बदला, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या हो गया, भारत पर राजनीतिक सत्ता स्थापित करना। नहीं भैया, यहाँ पर अपना जो है क्या करना था, इनको अपनी सत्ता बनाने का जो है भूत चढ़ गया 1742 में। ठीक, अब बात भैया ये आगे बढ़ी। अब ब्रिटेन एवं फ्रांस जो है 2 यूरोप में सबसे उस समय पावरफुल देश थे। कौन कौन से, ब्रिटेन और फ्रांस सबसे पावरफुल थे यूरोप भर में। अब दोनों देश क्या कर रहे थे, पूरे विश्व में क्या होता था भैया, अपने उपनिवेशों को बढ़ाने के लिए एकदम लड़े मरे जा रहे थे। सब चाहते थे कि हमारे उपनिवेश जो थे वो ज़्यादा बने, जैसे ब्रिटेन ने भारत को उपनिवेश बनाया। ठीक है, ऐसे जो है पूरे देश में जो है यूरोपीय देश क्या करते थे, उपनिवेश बना रहे थे, उस समय कॉलोनीज बना रहे थे। तो इन कॉलोनीज में सबसे अधिक कॉलोनीज कौन बना ले, इसके लिए प्रतिद्वंदिता चलती थी। ठीक है, तो भैया बात ऐसी थी कि अधिक से अधिक उपनिवेश सब स्थापित करना चाहते थे। इसीलिए विश्व में कहीं भी जब दोनों में संघर्ष होता था, तो भैया भारत में ये दोनों कंपनियां थी, तो दोनों आपस में यहाँ भी भिड़ जाती थी। ठीक, या फिर यूरोप में ही मान लो आपस में इनकी कुछ बिगड़ गई, तो ये क्या करेंगे, भारत में आके यहाँ भी लड़ाई करने लगेंगे, भारत वहाँ कहीं लड़ाई करें, यहाँ आके लड़ाई हो जाती थी। अब इसी लड़ाई के चक्कर में कर्नाटक के क्षेत्र में इनमें क्या हुआ, 3 युद्ध हुए। ठीक, कर्नाटक के क्षेत्र में क्या हुआ, 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक के युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब आते हैं युद्ध और इनकी संधियां। ठीक है, तो कर्नाटक का पहला युद्ध कब से कब तक चला था, 1746 से 1748 तक। आपने देखा जो प्रथम चरण था 1742 तक था। ठीक, लेकिन उसके बाद डुप्ले 1742 में क्या था, डुप्ले जो है गवर्नर बन के आया। डुप्ले जो फ्रांसीसियों का गवर्नर बन के आया, बड़ा भौकाली आदमी था। तो 1742 में जब डुप्ले फ्रांसीसियों का गवर्नर बन के आया, तो उसकी नीति में बदलाव हुआ, और उसने क्या किया, भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करके यहाँ पर साम्राज्यवादी नीति का पालन करना प्रारंभ किया। कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 1748 चला था। कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो हमारा है वो 1749 से कब तक चला था, 1749 से 54 तक चला था। उस कर्नाटक का तीसरा युद्ध 56 से 63 तक। ठीक है, 46 से 48, 49 से 54, ये हमारा चला 2 साल, ये हमारा 5 साल, उसके बाद 7 साल। ठीक है, तो 46 से 48, 49 से 54 और 56 से 63 तक हमारे ये 3 कर्नाटक के युद्ध चले थे। उसके बाद अब कर्नाटक के प्रथम युद्ध की बात करें तो इसमें कारण क्या थे, क्या कारण था कर्नाटक के प्रथम युद्ध का। सबसे पहली बात, जो तत्कालीन कारण था वो तो था कि ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ऑस्ट्रिया होगा। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर क्या था, संघर्ष चल रहा था। ठीक है, ऑस्ट्रिया जो है वो कहाँ का देश है, एक यूरोपियन कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया हमें स्प्रिंट हो गया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा। ठीक है, ऑस्ट्रिया में क्या था, उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। अमेरिका में
उपनिवेश स्थापित करने के लिए भी दोनों देशों में संघर्ष चल रहा था। अमेरिका में भैया दोनों अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे, ठीक है। ऑस्ट्रिया में जो है दो राजा जो है आपस में राजा बनना चाहते थे, दो भाई भाई, ठीक है, तो उनमें इंटरफेयर कर रहे थे, ठीक है। ये दोनों, एक का सपोर्ट जो है फ्रांसीसी कर रहे थे, एक का सपोर्ट ब्रिटिश कर रहे थे, और दोनों जो है भारत में भी अपनी शक्तिशाली जो है शक्ति को बढ़ाना चाहते थे, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। इसी कारण से जो हुआ, क्या हुआ, कर्नाटक का युद्ध प्रारंभ हुआ। अब ऑस्ट्रिया का संघर्ष तत्कालीन कारण था। ऑस्ट्रिया के संघर्ष के कारण जो है यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने हुए, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में भी इन्होंने जो है अपना लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। तो कैसे जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध का आरंभ और विकास हुआ, ये जानते हैं। तो ब्रिटिश सेनापति ने क्या किया, ब्रिटिश सेनापति था वारनेट उस समय। कौन था, वारनेट। वारनेट ने क्या किया, मद्रास के क्षेत्र में, मद्रास के क्षेत्र में ध्यान रखना, मद्रास जो है कर्नाटक के क्षेत्र में ही आता था, तो मद्रास के क्षेत्र में क्या किया, कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को पकड़ लिया, ठीक। कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को जब पकड़ लिया तो फलस्वरूप दोनों कंपनियों के बीच युद्ध शुरू हो गया। अब दोनों कंपनियों में जब युद्ध शुरू हो गया तो उस समय फ्रांस का गवर्नर, आपको बताएं 1754 में कौन बन के आया था, डुप्ले, ठीक है। 56 की बात है ये, 56 में जो है मद्रास के जो मतलब ब्रिटिश सेनापति ने क्या किया था, मद्रास में फ्रांस के कुछ जहाज़ों को पकड़ लिया था, वारनेट ने पकड़ लिया। अब भैया फ्रांस का गवर्नर जो था डुप्ले था, पावरफुल था, दिमागी था, तो डुप्ले ने क्या किया, फ्रांसीसी गवर्नर दूसरा जो था मॉरिशस का जो उस समय गवर्नर था, तो मॉरिशस के गवर्नर को भी बुला लिया। अब डुप्ले और मॉरिशस का गवर्नर था ला बुर्डोने, तो ला बुर्डोने और डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले और ला बुर्डोने ने क्या किया, दोनों ने मिलकर जो है क्या किया, मद्रास की घेराबंदी कर दी। अब मद्रास को जब चारों तरफ से घेर लिया, अब अंग्रेज़ों की जो है हालत ख़राब हुई। जब अंग्रेज़ों की हालत ख़राब हुई, यानी ब्रिटिशर्स की जब हालत ख़राब हुई, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ला बुर्डोने जो मॉरिशस का गवर्नर था फ्रांस का, उसको क्या किया, 4 लाख पाउंड, कितना रुपया दे दिया, 4 लाख पाउंड जो है रुपया दे दिया, कहा तुम लौट जाओ मॉरिशस, ठीक, संधि कर ली भैया उससे। तो ला बुर्डोने तो भैया लालची निकला, 4 लाख रुपया लेके अपना निकल गया अपने भाई छोड़ के डुप्ले को। अब डुप्ले बचे यहाँ अकेले, और डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले ने कहा कि ऐसे हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे जहाज जो पकड़े थे, तो डुप्ले ने फिर से क्या किया, मद्रास की घेराबंदी दोबारा कर दी। और इतनी भयंकर डुप्ले की घेराबंदी थी कि भैया ब्रिटिश जो है उसको तोड़ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि यार कर्नाटक के नवाब से जो है कहा जाए, ये जो है व्यवस्था करेंगे कुछ। तो उनने क्या किया, कर्नाटक के नवाब से कहा कि भैया आपके क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, देखो हैं, आप जो है शांति सुन रहे हो, तो भैया लड़ाई झगड़ा आपके क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। अब भैया कर्नाटक के नवाब ने क्या किया, जो है डुप्ले से मतलब कर्नाटक के नवाब से इंटरफेयर करने का अंग्रेज़ों ने कहा। तो कर्नाटक के नवाब जो है इंटरफेयर करने के जब प्रयास किए, तो डुप्ले ने कहा कि ऐसा है, तुमको मद्रास जब जीतेंगे ना, तो तुम्ही को मद्रास थमा देंगे, हम मद्रास नहीं लेंगे। भैया आप जो मद्रास की ये कह दिया था, तो कर्नाटक का नवाब एकदम चुप्पे चाप सोचा, अरे यार मद्रास अंग्रेजों छीन के हमको दे देंगे। अब भैया बात तो वैसी हो गई, कर्नाटक का नवाब शांत हो गया। जब अंग्रेज़ों को जो है क्या किया, तब जो है फ्रांसीसियों ने हरा दिया, अंग्रेज़ों से हरा दिया, मद्रास को अपने कब्ज़े में ले लिया। मद्रास को जब अपने कब्ज़े में ले लिया, तब भैया जो कर्नाटक के नवाब थे वो कहने लगे, हमको भैया मद्रास लौटा दो, अब तो तुम कहे थे कि मद्रास जब जीत जाएंगे तुमको दे देंगे। तब भैया इन्होंने कहा किया, मना कर दिया, डुप्ले ने कहा जीते हम तुमको ज़रूर दे देंगे, बक्की बका दिया। अब भैया जब बक्की बका दिया, तब क्या हुआ कि अब भैया कर्नाटक का नवाब भड़क गया। कर्नाटक के नवाब ने कहा कि हमको यार तुम मतलब बेवकूफ़ बना दिए तुम, हम जब युद्ध करने का आए थे तुम कह दिया कि तुमको मद्रास दे देंगे, अब तुम मद्रास देने से मना कर रहे हो। अब भैया हो गया, इनने क्या किया, कर्नाटक के युद्ध से भी लड़ाई कर ली। तो कर्नाटक के युद्ध में ही क्या हुआ, कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच भी युद्ध हो गया। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध किसके बीच में था, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में। लेकिन उसी के बीच में क्या हुआ, कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों ने भी उसी बीच में लड़ाई कर ली। जो उन्होंने बीच में लड़ाई कर ली वो कहाँ की थी, सेंट टॉमे के मैदान में की थी, ठीक है, सेंट टॉमे के मैदान में की थी। और सेंट टॉमे के मैदान में की थी, और इसे सेंट टॉमे का युद्ध भी इसीलिए कहा जाता है, और इसे दूसरा नाम दिया जाता है अडयार का युद्ध, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, अडयार का युद्ध भी कहा जाता है। सेंट टॉमे का युद्ध या अडयार का युद्ध क्या हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बीच में हुआ था, यानी 46 से 48 के बीच में वो भी हो गया था। इसमें भैया कर्नाटक का नवाब हार गया, डुप्ले इसे भी जीत गया। जब डुप्ले ने इसे भी जीत लिया, तब भैया फ्रांस की स्थिति एकदम मजबूत हो गई। जब फ्रांस की स्थिति मजबूत हो गई, उसके बाद भैया लड़ाई शुरू क्यों हुई थी, क्योंकि यूरोप में दोनों भिड़े थे। यूरोप में क्यों भिड़े थे, क्योंकि ऑस्ट्रिया में
जो है उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। जब ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था तो यहाँ भैया वहाँ बात जो है क्या हुआ, वहाँ हो गई संधि उत्तराधिकार वाले में। कौन सी संधि हुई? 1748 में एला सापल की संधि हो गई। 1748 में ऑस्ट्रिया में क्या हुआ? एला सापल की संधि हो गई। जब एला सापल की संधि हो गई तो संधि से क्या हुआ कि भैया भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया। वहाँ संधि की तो यहाँ भी संधि हो गई। एला सापल की संधि भारत में भी वही लागू हो गई। तो संधि में कहा गया कि ऐसा है कि मद्रास जो हम तुम्हारा छीने थे वो तुमको लौटा दे रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका में लुडबर्ग है वो हमको तुम दे दो, उस पर उपनिवेश हमारा रहेगा। तो भैया मामला यहीं पर ठंडा गया। जो ब्रिटिशर्स थे उनको मद्रास वापस मिल गया और अमेरिका के लुडबर्ग भी किसका अधिकार हो गया? फ्रांस का अधिकार हो गया। ठीक, ऐसे हमारा क्या हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। क्वेश्चन आने लायक इसमें क्या है? कर्नाटक का युद्ध कब से कब तक चला था? 1746 से 48 चला था। किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, जीता कौन? लगभग फ्रांसीसी जीते माने गए। संधि कौन सी हुई? एक्सला सापल या एला सापल, दोनों बोलते हैं। कहीं कहीं पे एक्सला सापल लिखा होता है, कहीं पर एला सापल लिखा होता है। ठीक है, तो एक्सला सापल की संधि से क्या हुआ? समाप्त हुआ। ठीक है, इसी के बीच में अडयार का युद्ध भी हुआ। वो किसके बीच में हुआ था? कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के बीच में वो भी हुआ था। ठीक है, इतना हमारा जो है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर सामने आया। ठीक, इसके बाद बात करते हैं क्या हम? कर्नाटक के द्वितीय युद्ध की। अब भैया कर्नाटक का द्वितीय युद्ध स्टार्ट हुआ 1749 में। ठीक, 1748 में ख़त्म हुआ था पहला वाला। अगले साल जो है क्या हुआ? दूसरा चालू हो गया कर्नाटक में। तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध चला 5 साल तक, 49 से लेकर 54 तक। 1749 से 1754 तक चला, जिसमें क्या हुआ? जो हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार की समस्या थी। हैदराबाद और कर्नाटक में क्या था? उत्तराधिकार की समस्या चल रही थी। ठीक, हैदराबाद में क्या था? एक तो थे नासिर जंग। ठीक, तो हैदराबाद में जो नासिर जंग थे, ये नासिर जंग जो थे ये राजा नवाब निज़ाम बनना चाहते थे। हैदराबाद का जो राजा होता था उसे निज़ाम कहते थे। ठीक है, तो निज़ाम बनना चाहते थे। और वहीं जो है दूसरा उनका भाई जो था वो मुजफ्फरजंग निज़ाम बनना चाहता था। ठीक, अब क्या हुआ? हैदराबाद और कर्नाटक दोनों जगह उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। तो हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फरजंग के बीच में संघर्ष था। किसके? इसके नासिर जंग और मुजफ्फरजंग के बीच में। ठीक, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग कहाँ बनना चाहते थे? हैदराबाद के निज़ाम। और कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहब दो लोग निज़ाम बनना चाहते थे। ठीक, तो इधर हैदराबाद में क्या हुआ? नासिर जंग का सपोर्ट ब्रिटेन ने कर दिया। ठीक, और इधर मुजफ्फर जंग का सपोर्ट किसने कर दिया? फ्रांसीसी ने। इधर कर्नाटक में अनवरुद्दीन का सपोर्ट ब्रिटेन ने कर दिया और चंदा साहब का सपोर्ट फ्रांसीसियों ने कर दिया। अब भैया मामला यहाँ भी ख़राब हो गया। अब दोनों लोग भैया भिड़ गए। यहाँ हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को बनाना चाह रहे फ्रांसीसी, चंदा साहब को बनाना चाह रहे फ्रांसीसी, और अंग्रेज बनाना चाहते नासिर जंग और अनवरुद्दीन को। तो भैया दो गुट बन के तैयार हो गए एकदम, तीन तीन टीम के। ठीक, 3 टीमें बन गई। एक तरफ कौन गुट में था? ब्रिटिश की तरफ नासिर जंग। ठीक, तुम्हारा ये क्या हो गया? BNA याद कर लो इसमें फिर तुम। ब्रिटिश, नासिर जंग और तुम्हारा कौन? अनवरुद्दीन। ठीक, ब्रिटिश, नासिर जंग और अनवरुद्दीन, ये तुम्हारा क्या बन गया? BNA। दूसरा हमारा क्या बन गया? FMC। ठीक, फ्रांस, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब हमारे आ गए ये। ठीक, जब ये दो गुट बनके तैयार हुए तो वह दोनों गुट के बीच में क्या हुआ? युद्ध चालू हो गया। इसे हम कहते हैं कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का प्रारंभ कैसे हुआ? 1749 में। बताया तुमको, ये तुम्हारा 49 से 54 चला था। तो 49 में क्या हुआ? वेल्लूर के नज़दीक क्या हुआ? 49 में वेल्लूर के नज़दीक अंबूर। कहाँ पर? अंबूर नाम का एक स्थान है। ठीक, अंबूर में क्या किया? फ्रांसीसियों का जो गुट था, फ्रांसीसी गुट में कौन कौन था? बताए थे FMC मतलब फ्रांसीसी, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब। ठीक, फ्रांसीसी, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब, इन तीनों ने मिलके क्या किया? भैया हैदराबाद का जो निज़ाम का अपोजिशन वाला था, जो मुजफ्फर जंग का अपोजिशन वाला, चंदा साहब का अपोजिशन वाला, वो कौन था? अनवरुद्दीन। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया? कर्नाटक के जो नवाब बनना चाहते थे अनवरुद्दीन, चंदा साहब के अपोजिशन में, उनको निपटा दिए। 1749 में अनवरुद्दीन की हत्या कर दी फ्रांसीसियों के गुट ने। ठीक, 1750 में अगले साल नासिर जंग की भी हत्या कर दी। यानी भैया अब जो है फ्रांसीसियों ने क्या किया? पावर अपना बढ़ा लिया। फ्रांसीसियों के गुट में 3 लोग थे। फ्रांसीसी में गुट में कौन थे? तो फ्रांसीसी थे, यानी डुप्ले, और डुप्ले के साथ में था मुजफ्फर जंग, और मुजफ्फर जंग के साथ चंदा साहब। इन तीनों ने मिलके क्या किया? इनके अपोजिट में जो नासिर जंग था उसको भी निपटा दिया, इनके अपोजिट में जो अनवरुद्दीन था उसको भी निपटा दिया। फ्रांसीसियों का गुट अभी तीनों सेफ हैं। देखो इधर फ्रांसीसियों का गुट जो था ये भी तीनों सेफ बच गए।
ये वाले तीनों से बच गए। और इनमें जो है ये दोनों मर गए, नासिर जंग और अनवरुद्दीन। ठीक, 49 में मार दिया अनवरुद्दीन को और 50 में मार दिया नासिर जंग को। 1750 में नासिर जंग भी मर गए। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब दोनों मर गए तब भैया यहाँ पर क्या हुआ, स्थिति किसकी मजबूत हो गई, फ्रांसीसियों की। फ्रांसीसियों की स्थिति जब मजबूत हुई तो फ्रांसीसियों के समर्थन में क्या हुआ, अब भैया बात ऐसी हुई कि जब फ्रांसीसियों के सपोर्ट से जो है कोई राजा बन रहा है, तो मुजफ्फर जंग जो नवाब बना था, हैदराबाद का निज़ाम बना था, उसने भैया डुप्ले खूब सारे उपहार दिए। कृष्णा नदी के दक्षिण, कृष्णा नदी बहती है, इसके दक्षिण का भाग पूरा क्या किया, जो है दे दिया फ्रांसीसियों को। कहा कृष्णा नदी के दक्षिण का भाग सारा तुम्हारा। फ्रांसीसियों ने क्या किया, बुस्सी नाम का एक जो था इनका सेना नायक, तो बुस्सी के नेतृत्व में क्या किया, एक सेना हैदराबाद में रख दी। एक सैन्य टुकड़ी क्या किया इन्होंने, हैदराबाद में जमा दी। कहा ये लो तुम अपने हमारे साथ में जो है हमारी ये सैन्य टुकड़ी जो है अपने यहाँ रखो, तुम कोई लड़ाई झगड़ा हो तो इनको भिड़ा देना। ठीक, ऐसा हुआ। अब भाई दक्षिण भारत में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स की स्थिति क्या हो गई, कमज़ोर हो गई। अब ब्रिटिशर्स की स्थिति कमज़ोर हो गई क्योंकि भैया जो पूरा हमारा कर्नाटक का क्षेत्र था, हैदराबाद का क्षेत्र था, दक्षिण भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र था। हैदराबाद में जो है इन्होंने अपना निज़ाम बना लिया फ्रांसीसियों ने, कर्नाटक में अपना नवाब बना लिया फ्रांसीसियों ने, तो ब्रिटिश तो रह गए अंगूठा चूसते। तो भैया ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मौके की तलाश की, ऐसे छटपटाए नहीं, उन्होंने राह देखी और उनको जो मौका चाहिए था वो मौका मिल गया हमारा किसके तहत पे, मोहम्मद अली के नाम से। मोहम्मद अली जो हमारा अनवरुद्दीन का लड़का था। अब अनवरुद्दीन कौन था ये तो जान ही रहे हो, जो कर्नाटक में नवाब बनना चाहता था, जिसको मार दिया था फ्रांसीसियों ने। ठीक, अब चंदा साहब नवाब बना था और चंदा साहब ने अनवरुद्दीन को तो निपटा दिया था, लेकिन अब चंदा साहब क्या चाहते थे कि अनवरुद्दीन का लड़का जो था मोहम्मद अली, उसको भी निपटा दिया जाए। तो मोहम्मद अली जो है क्या हुआ, जो मोहम्मद अली था इसको जब मारने का प्रयास किया तो मोहम्मद अली भाग गया कहाँ, तिरुचुनापल्ली। मोहम्मद अली कहाँ भाग गया, तिरुचुनापल्ली। और तिरुचुनापल्ली में कौन था, ब्रिटिश का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव भैया, यहीं से क्लाइव महान बन गया, एकदम भौकाल छा लिया अपना ब्रिटिशर्स में। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जब पहुंच गया जो है भाग के मोहम्मद अली जब पहुंचा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, तो भैया अब जो है चंदा साहब को लगा यार कि अब तो ये पहुंच गया तिरुचुनापल्ली, अब अंग्रेज़ों के साथ मिल गया जाके जो है मोहम्मद अली। अब मोहम्मद अली और अंग्रेज़ मिलके हमारे खिलाफ करेंगे षड्यंत्र, तो चल के उनको वहीं मार दिया जाए। ठीक, तो क्या किया, जो चंदा साहब थे इन्होंने डुप्ले की सहायता से क्या किया, तिरुचुनापल्ली की घेराबंदी कर दी। ठीक, तिरुचुनापल्ली को घेरा है, मान लो तिरुचुनापल्ली था, इसको आके किसने घेर लिया, चंदा साहब और डुप्ले ने घेर लिया। अब भैया क्लाइव निकला जुगाड़ी, क्लाइव पीछे का रास्ता पकड़ा और पहुंच गया कहाँ, जहाँ के चंदा साहब राजा थे। राजा कहाँ के थे, कर्नाटक के। और कर्नाटक की राजधानी उस समय क्या हुआ करती थी, कर्नाटक की राजधानी हुआ करती थी अर्काट। कर्नाटक की राजधानी हुआ करती थी अर्काट, और क्लाइव ने क्या किया, अर्काट को घेर लिया चारों ओर से। सोचो राजधानी पे अब कब्जा होने वाला है। जब राजधानी कब्जे में जाने लगी तब भैया चंदा साहब भागे भागे आए, इधर डुप्ले भी भागे भागे आए। लेकिन चंदा साहब और डुप्ले ने बहुत प्रयास किए, लेकिन भैया क्लाइव की जो घेराबंदी अर्काट पे इतनी मजबूत थी कि उसे तोड़ ही नहीं पाए। अब जब तोड़ ही नहीं पाए, घेराबंदी जो क्लाइव की थी उसे जब तोड़ नहीं पाए, तो क्या हुआ भैया, चंदा साहब फिर से भाग के तिरुचुनापल्ली गए। ठीक, भैया तिरुचुनापल्ली से वापस आए थे, फिर तिरुचुनापल्ली भाग गए। तिरुचुनापल्ली से वहाँ कहाँ भाग गए, तंजौर भाग गए। तिरुचुनापल्ली से कहाँ भागे, तंजौर भाग गए। और तंजौर में ही क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, चंदा साहब को वहीं पकड़ लिया, वहीं निपटवा दिया। अब चंदा साहब तो गए निपट। अब चंदा साहब निपट गए। अब भैया यहाँ इतनी लड़ाई झगड़ा चल रहा था। ठीक, इतना लड़ाई झगड़ा देख के फ्रांसीसी कंपनी, आपको बता दें सरकारी कंपनी थी। ठीक, और सरकारी कंपनी जो है वो कहते व्यापार व्यापार करो जाके। अब भैया यहाँ युद्ध लड़ाई ज़्यादा करने लगे, तो इन्होंने क्या किया, डुप्ले को बुला लिया वापस। कहा कि तुम बहुत लड़ाई झगड़ा करते हो, तुम जो है लड़ाकू किस्म के आदमी हो, तुमको जो है वापस बुला रहे हैं। तो डुप्ले को बुला लिया वापस। इतनी ख़राब कंडीशन में डुप्ले को वापस बुलाकर जो है फ्रांसीसियों ने वहीं से अपनी जो है कमज़ोर स्थिति दर्शा दी। वहीं से जो है फ्रांसीसी क्या हुए, कमज़ोर हो गए। डुप्ले एक अच्छा जो है शासक था, यहाँ का गवर्नर था। फ्रांसीसियों के उससे फ्रांसीसियों के लिए फ्रांसीसियों की स्थिति को मजबूत करने में डुप्ले का बड़ा योगदान था। और डुप्ले को वापस बुला के जो है फ्रांसीसियों ने एक बड़ी गलती कर दी। अब फ्रांसीसियों ने जब डुप्ले को बुला लिया तो उनकी जगह पर भेजा किसको, गोडेहू को। अब गोडेहू जो है शांति का कबूतर लेके आए थे उड़ाते हुए यहाँ।
ठीक, बहुत शांति के प्रतीक बन के आए। 1754 में आए गोडेहू, 1754 में आते ही उन्होंने क्या किया, सबसे पहले युद्ध को समाप्त कर दिया। 1755 में क्या किया, ब्रिटिश के साथ में कौन सी संधि कर ली, पांडिचेरी की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो हमारा कर्नाटक युद्ध था किससे समाप्त हुआ था, पांडिचेरी की संधि कब हुई थी, जनवरी 1755 में। पहला कर्नाटक युद्ध एक्सलासापल की संधि, दूसरा कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि कब हुई, जनवरी 1755 में। किसने की, गुडेहू ने। अब गुडेहू तो भैया आ गए थे, पांडिचेरी की संधि कर ली। इस संधि में क्या हुआ, फाइनली जो है ब्रिटिश की स्थिति मजबूत रही। हालांकि दोनों ने क्या कहा कि ऐसा है जो है हम दोनों क्या करेंगे कि एक दूसरे के क्षेत्र जितने अभी तक हम लोगों ने लड़ाई झगड़ा करके जीते थे, दोनों एक दूसरे के लौटा देंगे। लेकिन फाइनली जो है ब्रिटिश यहाँ पर पावरफुल सामने हो गए। क्लाइव की जो है स्थिति मजबूत हो गई। क्लाइव जो है यहाँ पर क्लाइव का परचम लहरा गया, एकदम क्लाइव चमक गया। ठीक, इससे पहले क्लाइव को कोई नहीं जानता था, लेकिन क्लाइव ने जब डुप्ले को परास्त किया, डुप्ले यहाँ से जो है क्लाइव का नाम रोशन हुआ। क्लाइव जो है बड़े लेजेंड के रूप में उभर के आया। अब भैया कर्नाटक के तीसरे युद्ध की बात करते हैं। कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1756 से लेकर 1763 तक हुआ था। ये 7 साल का युद्ध था। क्यों 7 साल का युद्ध था, क्योंकि ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में, ऑस्ट्रिया और प्रसा जो है दोनों यूरोप के देश थे। इन ऑस्ट्रिया और प्रसा दोनों देशों के बीच में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। बात समझो, यूरोप में हम तुमको बताए थे जब यूरोप में कोई लड़ता था तब भी यहाँ आके लड़ने लगते थे। ठीक, यूरोप में एक तरफ कौन था, ऑस्ट्रिया था, एक तरफ था प्रसा। ठीक, ऑस्ट्रिया था और प्रसा था। अब ऑस्ट्रिया की तरफ हो गया हमारा क्या, फ्रांस, और प्रसा की तरफ हमारे हो गए ब्रिटिश। ठीक, ऑस्ट्रिया की तरफ हमारा कौन हो गया, फ्रांस, और प्रसा की तरफ कौन हो गया, ब्रिटिश हो गए। ऑस्ट्रिया की तरफ फ्रांस, प्रसा की तरफ ब्रिटिश हो गए। अब भैया दोनों यहाँ भिड़ गए उसी चक्कर में, वहाँ लड़ाई कर रहे थे, यहाँ इंडिया में लड़ने लगे। आरंभ एवं विकास की अगर बात किया जाए तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के समय ही गोडेहू को फ्रांस बुला लिया गया। गोडेहू तो शांति के प्रतीक बना के भेजे गए थे, अब फिर से लड़ाई करनी है तो गोडेहू को फिर से बुला लिया गया। अब गोडेहू को जैसे बुलाया गया तो भेज दिया गया किसको, काउंट डी लाली को। किसको भेज दिया गया, काउंट डी लाली को गवर्नर बना के भेजा गया। काउंट डी लाली जैसे गवर्नर बन के 1756 में आए, काउंट डी लाली ने क्या किया, मद्रास में जो है अपनी सैनिक गतिविधियां बढ़ाने लगे। इन्होंने सोचा था कि डुप्ले मद्रास को घेर लिया था, मद्रास पर कब्जा कर लिया था, हम मद्रास से शुरू करते हैं। तो मद्रास पे जब अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाना प्रयास किए तो भैया मद्रास पर अधिकार स्थापित करने का प्रयास जो है इन्होंने किया। और साथ ही इन्होंने क्या किया, जो डुप्ले ने हैदराबाद में एक सेना रखी थी बुस्सी के नेतृत्व में, हैदराबाद से बुस्सी को भी इन्होंने बुला लिया, कहा कि अपनी सैन्य टुकड़ी लेके आओ, हम लोग जो है यहाँ। काउंट डी लाली और बुस्सी ने मिलकर क्या किया, जो है अटैक किया किस पे, मद्रास पे। मद्रास पे अटैक कर लिया। किंतु भैया फ्रांसीसी जो है ब्रिटिश पे जो मद्रास की घेराबंदी किए थे उसमें जो है घुस नहीं पाए। फ्रांसीसी यहाँ पर कमज़ोर हो गए ब्रिटिश के सामने और ब्रिटिश को पराजित नहीं कर पाए। जब ब्रिटिश को पराजित नहीं कर पाए तो फ्रांसीसी हो गए कमज़ोर। फ्रांसीसी जब कमज़ोर हुए तो फाइनली इसी का लाभ उठाकर ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटिश वालों ने क्या किया, 1760 में वांडीवास के क्षेत्र में, वांडीवास के क्षेत्र में एक युद्ध लड़ा। उस युद्ध में क्या किया, फ्रांसीसियों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। 1760 में फ्रांसीसी अंतिम रूप से भारत में पराजित हो गए। उसके बाद ये फाइनल हो गया कि फ्रांसीसियों की अब सत्ता भारत में नहीं रहनी है। ठीक, अब हम तुमको बताए थे कि डच फाइनली कब हारे थे, डच हारे थे 1759 में, और अगले ही साल 1760 में क्या हुआ, अब फ्रांसीसी भी हार गए। ठीक, यानी 1759 में डच गए, 1760 में कौन गया, फ्रांसीसी भी गए। ठीक, अब ब्रिटिश बचे अकेले। 1760 के बाद ब्रिटिश क्या हो गए, पावरफुल हो गए कस के। 1760 में कहाँ हारे थे, वांडीवास में, और वो कहाँ हारे थे, डच कहाँ हारे थे, बेदारा के क्षेत्र में। ठीक है, डच हारे थे बेदारा के क्षेत्र में 1759 में, 1760 में वांडीवास के क्षेत्र में हारे फ्रांसीसी। ठीक, अब भैया लड़ाई तो 63 तक चलनी थी, 60 में तो वांडीवास के क्षेत्र में फ्रांसीसी फाइनली हार गए, तो युद्ध भारत में तो यहीं समाप्त हो गया। लेकिन संधि जो हुई, जब यूरोप का युद्ध समाप्त हुआ, जो हमारा ऑस्ट्रिया प्रसा का संघर्ष चल रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध चल ररहा था, जब वो समाप्त हुआ तो संधि हुई पेरिस की संधि। पेरिस में भैया ऑस्ट्रिया प्रसा का मुद्दा गया पेरिस में, और पेरिस में दोनों ने बैठ के जो है शांति से वार्ता की 1763 में, और दोनों ने क्या कर ली, संधि कर ली 1763 में। जब 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में समाप्त हुआ तो जो है भारत में भी समाप्त हो गया। तो भारत में इस संधि में क्या हुआ, पेरिस की संधि में क्या हुआ,
पांडिचेरी का क्षेत्र पुनः फ्रांसीसियों को मिल गया। पांडिचेरी का क्षेत्र जो जीत लिया था ब्रिटिशर्स ने वो दोबारा फ्रांसीसियों को दे दिया, लेकिन शर्त रखी कि फ्रांसीसी इसकी किलाबंदी अब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपनी कमज़ोर हो गए हैं तो किलाबंदी लड़ाई झगड़ा हमसे ना करें, तो फ्रांसीसी क्या करेंगे, किलाबंदी नहीं कर पाएंगे। बंगाल के क्षेत्र पर ब्रिटिश का अधिकार होगा और फ्रांसीसी वहाँ व्यापार नहीं कर सकते, वहाँ व्यापार करना फ्रांसीसियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया बंगाल में। कर्नाटक के तीनों युद्धों के बाद भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति मजबूत हो गई थी। ब्रिटिश की यूरोपीय प्रतिद्वंदिता समाप्त हो गई थी। अब ब्रिटिश धीरे धीरे क्या हुआ था, भारत में एक राजनीतिक शक्ति बनने का सपना देखने लगा था। भैया 1757 में प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध सब जीत ही लिए थे 64 में, तो धीरे धीरे क्या हुआ था, यहाँ राजनीतिक सत्ता के रूप में ब्रिटिश स्थापित हो गए थे। ठीक है, तो ये हमारे जो है यूरोपियों का आगमन का दूसरा भाग भी समाप्त हो गया है। कल हम जो है अब मराठा साम्राज्य की तरफ बढ़ेंगे और भारत में जो हमारे तत्कालीन राज्य थे उनके ब्रिटिश के साथ में कैसे संबंध थे, इनके बारे में जो है चर्चा करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले जो हुआ था कर्नाटक का पहला युद्ध कब से कब तक, 1746 से 48 तक। दूसरा 1749 से 54 तक। और तीसरा हमारा 1756 से लेकर 63 तक। ठीक, और पहला युद्ध जो कर्नाटक का हुआ था उसमें संधि कौन सी हुई थी, एक्सला सापल की संधि। एक्सला सापल या एला सापल, एक्सला सापल की संधि। ठीक है, दूसरी संधि कौन सी हुई थी, पांडिचेरी की संधि। और तीसरी संधि हमारी कौन सी हुई थी, पेरिस की संधि। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।